नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आखिर कांग्रेस को समस्या क्या है? मोदी जी की हर बात में वो नुस्खा क्यों निकाल रही है? कांग्रेस के 5 ब्रांड नेता हैं, प्रवक्ता हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत। मैंने उनसे बातचीत की और इस बातचीत में पूछा कि आखिर कांग्रेस की बात क्यों नहीं समझ पा रही कि ऑपरेशन सिंदूर करके मोदी जी ने कितना बड़ा काम कर दिया है। तमाम टीवी चैनल देखिए कितनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, हमने इस्लामाबाद कब्जा कर लिया, कराची कब्जा कर लिया, कांग्रेस मान नहीं रही है। मैंने सुरेंद्र राजपूत जी से पूछा कि कोई इंसान अगर बायोलॉजिकल नहीं होता है, वो अलग से, जैसे जेपी नड्डा कह रहे हैं कि वो देवताओं के देवता है, भगवान विष्णु का अवतार है। अगर ऐसा व्यक्ति होता है तो उसके हो सकता है उसकी रगों में सिंदूर इंदूर होता हो, इतना इसमें इतना मुद्दा क्यों दे रहे हैं? सुरेंद्र राजपूत भी कहाँ पीछे रहने वाले, बड़े तीखे तीखे सवाल जवाब दिए। और मैंने पूछा कि ट्रंप पछता नहीं है आप लोगों को? ट्रंप के बनते ही बीजेपी के समर्थक लोगों ने हवन किए, मिठाइयां बांटी, तो कांग्रेस को भला कहाँ स्वीकार? क्या हुई बातचीत बहुत बढ़िया लगेगा आपको अगर आप पूरी सुनेंगे। ले चलता हूँ सुरेंद्र राजपूत जी के पास इस अनुरोध से कि चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। चलते हैं सुरेंद्र जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है सुरेंद्र राजपूत जी आपका। मैंने आपको आज कष्ट इसलिए दिया कि मुझे लगा कि आज कम से कम आप अपने प्रधानमंत्री जी को बधाई देंगे, हम सबके प्रधानमंत्री को बधाई देंगे कि भारत अब जापान को पीछे छोड़कर चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। एक बड़ी उपलब्धि हासिल करी है प्रधानमंत्री जी ने और पूरी सरकार ने। तो आज सुरेंद्र भाई उनको बधाई देंगे कि इतना आगे बढ़ गया, इतनी छलांग मारी और बहुत जल्दी हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, ऐसे बीजेपी के नेता तमाम कह रहे हैं और जोश के साथ कह रहे हैं। क्या मानना है, आज बधाई निकलेगी आपके मुंह से? नहीं? नमस्कार संजय भाई। बधाई पहले तो आपको है कि आपने दुबई में नेटवर्क चालू कर दिया, तो सबसे पहली बधाई आपको। और दूसरी बधाई प्रधानमंत्री जी को कि भाई उनकी रगों में व्यापार बह रहा था। एक रग में व्यापार बह रहा था, दूसरी रग में सिंदूर बह रहा था। और वो व्यापार और सिंदूर बहते बहते अडानी और अंबानी जी की जो अर्थव्यवस्था है वो तो चौथे नंबर की हो गई, लेकिन भारत के आम आदमी की पर कैपिटा इनकम पूरी दुनिया में 135वें नंबर की है। अब क्या इसकी बधाई दूं? अगर आप कहो तो बधाई दे देता हूं कि हम लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग 2180 या 2300 कुछ डॉलर है पर ईयर। और जबकि जापान की पर कैपिटा इनकम $52,000 है पर ईयर। अमेरिका की पर कैपिटा इनकम $72,000 है पर ईयर। तो अब किस बात की बधाई दूं? आप मुझे देख लो कि मेरे देश का बचपन भी भूखा है, मेरे देश की जवानी बेरोजगार है, मेरे देश की महिलाएं जो हैं वो महंगाई से त्रस्त हैं, और मेरे देश का प्रधानमंत्री व्यापारियों की अर्थव्यवस्था से मस्त है। तो अगर इस बात की बधाई देनी हो तो मैं दे देता हूं। अच्छा, क्या लगता है आपको सिर्फ अंबानी और अडानी की अर्थव्यवस्था से हम चौथे नंबर पे आ जाएंगे, बाकी कोई अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं है? मसला देखिए, मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं, मेरा कोई भी अडानी अंबानी सिर्फ एक व्यापारी के वर्ग को प्रतिनिधि करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं उनकी कोई भी बात नहीं कर रहा हूं। अडानी जी भी सम्मानित बिजनेसमैन, अंबानी जी भी सम्मानित बिजनेस, उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं। मसला क्या है कि देश के 5% लोगों की अर्थव्यवस्था से, और 5% छोड़िए, देश के लोग बताते हैं कि 80 लोगों की जो वो है पूंजी है, उस पूंजी का 90% असर अर्थव्यवस्था पर है। और बाकी जो 98% लोग हैं, उनके पास तो कुछ नहीं है। ना नल के पास कुछ है, ना नील के पास कुछ है, ना कोल के पास कुछ है, ना भील के पास कुछ है, ना पिछड़े के पास कुछ है, ना अल्पसंख्यक के पास, ना आदिवासी के पास कुछ है। आप बताइए, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी उत्पन्न करने वाला देश भारत। आज की डेट में प्रोडक्शन कम, बेरोजगारी ज्यादा, महंगाई ज्यादा, मांग कम, और सारी की सारी अर्थव्यवस्था आप बता रहे हैं कि दुनिया में चल रही है। अरे भाई, 20 से 50 100 लोगों की अर्थव्यवस्था अगर 90% हमारी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रही है, आप समझिए, तो बाकी जो 90% या 95% लोग हैं, उनके पास जब कुछ है ही नहीं, उनके पास जीवन जीने के लिए आप बताओ 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए उनकी आमदनी है, उसके बाद आप अर्थव्यवस्था पे खुश होना चाहते? और एक बात और बता देता हूं आपसे कि जापान की जो इकोनॉमी है, हमसे $10 पीछे हुई है नीति आयोग के हिसाब से। तो जापान अपनी इकोनॉमी में $11 और डाल ले, हम चौथे नंबर फिर चले जाएंगे।
ये तो हम $15 और डाल के उनसे आगे निकल जाएंगे, ये क्या अब बात? वही दिस इज अ रैट रेस ना। मैं यही तो आपसे कहना चाहता हूं कि आप पहले नंबर पे ले आइए अर्थव्यवस्था पर कैपिटा इनकम तो होनी चाहिए। संजय शर्मा अगर आज की डेट में किसी एयरलाइन से जा रहे हैं दुबई, अच्छी बात है, लेकिन संजय शर्मा अगर अपने प्राइवेट जेट से जाते हैं, संजय शर्मा जैसे तमाम पत्रकार प्राइवेट जेट से जाते हैं, तो मैं अर्थव्यवस्था को अच्छा मानूंगा। मसला ये है। सुरेन आप भाई, बोलिए आप। कांग्रेस के 2014 से पहले कितनी थी अर्थव्यवस्था? क्या प्रति व्यक्ति आय बहुत मैं ज्यादा थी? नहीं, बात 2014 से पहले, लेकिन हमने ढिंढोरा भी नहीं पीटा ना। हमने तो ऐसा किया, हमने तो क्या नाम 1948 में जब हमको अर्थव्यवस्था मिली थी 1760 करोड़ रुपए की थी। हमने 2014 में 44 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी जी को दी। हमने 2000 क्या नाम 4 में जब अर्थव्यवस्था ली थी नरेंद्र मोदी जी, क्या नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी से, तो $700 बिलियन की थी हमारी अर्थव्यवस्था। और जब हमने नरेंद्र मोदी जी को दी है अर्थव्यवस्था, तो $2.37 ट्रिलियन की दी। अब 700 बिलियन से $2.37 ट्रिलियन, अगर इसको आप बैंक में भी डाल दो तो भी 4.5 लाख $4.5 ट्रिलियन की होनी चाहिए थी, हुई मात्र 4.1 की। तो आज की डेट में तो बैंक के रेट के हिसाब से अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ी है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं। सुरेन भाई, असल में आपसे मुझे लगता है कि आप लोग जो है ना, तेज शराब प्रवक्ता कांग्रेस के, कोई जी श्रेय नहीं लेना चाहते। अगर प्रधानमंत्री ने कह दिया कि उनकी रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है, भाव समझना चाहिए था आप लोगों की। पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी उन्होंने, पाकिस्तान में घुस के हमला किया। पाकिस्तान के सारे चैनल दिखा रहे थे आप कि हमने कराची पे विजय कर ली, लाहौर पे विजय कर ली। तो सारे टीवी चैनल क्या झूठे हैं? आप लोग सच्चे हैं? आप मैं लोग तो कैसे बताते? मैं तो यही तो हम तो संजय भाई आपको धन्यवाद देते हैं, आप उस ट्रैप में नहीं फंसे। आप बताओ हमको कि हमारी सेना का शौर्य, हमारी सेना का पराक्रम, हमारी सेना की व्यावसायिक दक्षता पर हमें तो कोई संदेह नहीं। हमने तो कहा हमारी सेना, आज आप हुक्म दो कल पीओके ले आएगी, आज आप हुक्म दो कल बलूचिस्तान अपने कब्जे में कर लेगी या आजाद करा देगी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया कि सेना सरहद पर खड़ी हुई है। हमने 15 पाकिस्तान के एयरबेस नष्ट कर दिए हैं, 9 आतंकी ठिकाने नष्ट कर दिए हैं। पाकिस्तान की आतंकियों को की सरपरस्त सेना घुटनों पर आ गई। हमारी सेना का शौर्य ये, और हमारे प्रधानमंत्री जी की गलती, कायरता या कोई भी निर्णय लेने की क्षमता ये कि एक डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ जाता है और सीज फायर। जहां पर हम एडवांटेज की पोजीशन में मेरी सेना खड़ी है, वहां पर हम सीज फायर कर दें। आप सोचिए, हम पीओके ले लेते, हम बलूचिस्तान को आजाद करा देते, हम एक पाकिस्तान के 3 पाकिस्तान कर देते, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए। सब लोगों ने सिंधिया जी को सैल्यूट किया, भाजपाइयों ने भी सैल्यूट किया। हम भी चाहते थे कि हम कांग्रेसी मोदी जी को सैल्यूट करें, वो एक पाकिस्तान के 3 पाकिस्तान कर दें। और रही बात मीडिया, तो गजब है भाई आपकी, गजब गजब चैनल है मेन स्ट्रीम मीडिया के। कुछ तो पाकिस्तानी दलालों को बैठाते हैं, पाकिस्तानी दुश्मनों को बैठाते हैं, उनको पे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री क्यों नहीं कार्रवाई करती, उनसे सवाल जवाब करते हैं, हमारी सेना के मनोबल पर वो फर्क डालते हैं। कुछ चैनल ने क्या नाम 9 और 10 तारीख की रात में लाहौर भी जीत लिया था, क्या नाम वो कराची भी जीत लिया, इस्लामाबाद भी जीत लिया, पिंडी भी जीत लिया, सब जीत करके रात में दाखिल खारिज अपने नाम करा रहे थे। जैसे आप रजिस्ट्रियां निकलवाते हैं ना, बना क्या नाम अयोध्या वाली, सारी रजिस्ट्री उन्होंने रात में अपने नाम कराई और सुबह सुबह जाके वापस कराए। तब उन चैनलों को क्या कहें हम? तो मूल हमारा जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री जी से पूरा देश बहादुरी की उम्मीद कर रहा था, और प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप जो अपने नमस्ते ट्रंप हाउडी क्या नाम, अब की बार ट्रंप सरकार से क्या नाम गले मिलने वाले या गले पड़ने वाले, सारा का सारा खेल उन्होंने जो रचाया था पिछले 11 साल में, ट्रंप साहब ने वो एक ट्वीट में खत्म कर दिया। तो अब आप हमको बताओ कि हम किस बात की बधाई दे दें उनको? हमारी सेना को बधाई, सेना का शौर्य, सेना का पराक्रम, कोई सवाल नहीं। लेकिन और एक आप चीज देख लो, एक और आपके दोस्त हैं, जे 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 जयशंकर। आप डॉन की तरह नाम निकालते हो आप। जे जे जाने, हाँ, जयशंकर कह दीजिए ना, जे जे मतलब। अरे मतलब अब जे है भाई, वो दुनिया का डॉन अपने आप को समझ रहा है। उसको माइक रूबियो बात करता है, उसको जेडी वेंस कहता है, उसको सारी चीज कहते हैं स्टॉप, वो कहता है यस सर। वो कहता है क्या नाम कि नहीं नहीं उनको जाकर के बताओ, कैन यस सर।
वो साफ कह रहा है, आप बताइए कि हमने तो सूचना दे दी कि हम आपके सेना पर। अरे भाई, आप सेना पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या सेना को आप खुद ही कह रहे हो, आपकी डॉक्ट्रिन कहती है कि सेना आतंकवादियों की मां है। ठीक, आप कहते हैं हम सिविल ठिकानों पर नहीं हमला कर रहे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। तो आप वहां पर हाफिज सईद भी बच गया, मसूद अजहर भी बच गया, ऐसे 150 आतंकवादी भी बच गए। आप बताओ, आपके एक बयान की वजह से, यानी जो आपने पहले बताया, वहां पर सब बच गए, ऐसा आरोप लग रहा है। इसकी सफाई में कभी जबान लड़खड़ा रही है, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी विदेश मंत्रालय को आगे कर देते हैं, कभी डीजीएमओ को आगे कर। अरे डीजीएमओ कभी युद्ध विराम का फैसला लेता है, राजनीतिक नेतृत्व लेता है। ये तो हर आदमी जानता है कि क्या नाम, युद्ध विराम का फैसला राजनीतिक होता है, रणनीतिक होता है, सैन्य नहीं होता। सेना तो अपने काम, सेना तो अगले दिन 3 दिन और हो जाते, जैसे अमित शाह जी ने कहा था कि नेहरू जी अगर 3 दिन और लड़ लेते तो जो क्या नाम, ये पीओके हमारा होता, पूरा कश्मीर हमारा होता, हम उस पे जान दे देंगे। अब क्यों नहीं दी जान? 3 दिन और लड़ लेते आप। आज की डेट में अमित शाह जी 3 दिन और लड़ लेते, हमारे पास पीओके होता और बलूचिस्तान आजाद होता। तो ये सारी बातें, जब बातें आती हैं तो वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं, और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। जो मोदी जी की रग में तो सिंदूर है, सिंदूर है। अब सिंदूर जहरीला होता है, मोदी जी काहे नहीं समझ रहे हैं? हमें आपके स्वास्थ्य की बड़ी चिंता है, लेड होता है उसमें, क्यों नहीं आप समझ रहे हैं इस बात तो को? आप एक मोदी जी रग को में आपकी व्यापार दौड़ रहा है जी। आप मोदी जी को साधारण व्यक्ति समझते हैं। जेपी नड्डा जी ने उनको देवताओं का देवता बताया था, भगवान विष्णु का अवतार बताया था। तो वो बायोलॉजिकल कहते हैं नहीं है, किसी एक बड़े उद्देश्य के लिए आए हैं वो दुनिया में, तो ये वो अरे तो कहते हैं, तो हो सकता है कि कुछ नया हो गया उनके शरीर में ऐसा। नॉन बायोलॉजिकल है, तब भी उनको समझना पड़ेगा। आज हमारे जो सबसे सिद्ध, हमारे जो आराध्य हैं भगवान शिव, उन्होंने भी गले से नीचे नहीं जाने दिया जहर को, रगों में नहीं जाने दिया था। अब बात समझ, इसीलिए नीलकंठ कहलाए थे। तो ये नॉन बायोलॉजिकल महाराज, आप समझो बात को, यहां से नीचे जाएगा तो नस फट जाएगा। अच्छा बताइए, ये बताइए सुरेश जी, राहुल गांधी जी दिसंबर जनवरी के महीने में कड़कड़ाती ठंड में, जैसे आप सफेद टी शर्ट पहने बैठे हैं, ऐसी सफेद टी शर्ट पहन के वो कश्मीर में घूम रहे थे बर्फ में। बल्कि हाँ, पूरे पूरे देश ने देखा कि ये हुआ क्या इस नौजवान को। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने तो कहा कि हमने एक जांच बिठाई है जो ये अध्ययन करेगी कि राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती। और ये राहुल गांधी की जैकेट और टी शर्ट केवल इस बात के लिए पूरे देश में चर्चा हो गई, ठंड क्यों नहीं लगती। तो वो भी सामान्य व्यक्ति से अलग कुछ था ना। नहीं नहीं, हम और आप उन्होंने तो तो नहीं रह सकते, हम और आप नहीं रह नहीं सकते। जब अरे उन्होंने क्यों नहीं ऐसा कर लिया तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐसा कर लिया होगा कि रगों में उनके गरम-गरम सिंदूर बह सकता है। वो कहते हैं ना कि हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, और तुम ही कहो कि अंदाज गुफ्तगू क्या है, और रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आपसे आंख जो ही से न टपके तो वो लहू क्या है। तो आंख से तो लहू टपकेगा मोदी जी, सिंदूर नहीं टपकेगा, नंबर 1। और जो एक्सरसाइज होती है, जो सारी चीजें होती हैं, तो आप भी करते हो, आपको भी हमने तमाम जाड़े में टी शर्ट में देखा है, मार बिल्कुल क्या नाम, टन टन आप रहते हो अपनी, अब कभी अपनी जी, छत पे, कभी अपने ऑफिस में, तो हम तो आपको सीख भी देखते हैं। तो जब सीखा आप है, रह सकते हैं, सीख रहे हैं आप हम लोग देख के टी-शर्ट ऐसी सफेद हमने वाली। ना ना सर, हमने तो आपको उस पे भी देखा हुआ है ना कि जब शादी से पहले साइकिल पे भी आप जाड़े में टी शर्ट में। बहुत मेहनत किया करते थे हम। हाँ, इसी तरह बताइए कि इसी तरह किसके पीछे जाते थे? इसी तरह राहुल गांधी भी आजकल मेहनत तो कर रहे हैं। आज अगर अगर आपको आपको इश्क था, जो इस वक्त आपके साथ में हमारी भाभी है, हुँ, आप कौन से, राहुल गांधी को इश्क है पूरे देश से। तो हुँ। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, यानी कन्याकुमारी से कश्मीर, जब वो आदमी जाड़े में गया तो अपने देश के प्रति इश्क में गया हुआ था। तो देश के प्रति इश्क जैसा आपने उस समय किया था, आपको याद है, ज्यादा नहीं कहूंगा आपसे, वाह! याद है आपको, नहीं याद? आप मेरी प्रेम कहानी ले आए बीच में। अब आप सुरेश बताइए, जी, तो उस समय आप कपड़े कौन से पहनते थे, आप बताओ। हाँ, कम पैसे होते थे ना, तो कम वाले कम महँगे बैठते थे। अब मैं यूट्यूब टी बहुत शर्ट, सारे पैसे हाँ देता है तो फिर अच्छे कपड़े टी पहनते टी हैं। टी टी शर्ट टी शर्ट पहने साइकिल पे आप जा रहे हैं जाड़े में। हाँ,
तो आपने उसकी तुलना राहुल गांधी से कर दी, मतलब मेरी तुलना भी आपने राहुल गांधी से इस टर्म में। बिल्कुल बिल्कुल, इश्क है ना। आपको एक व्यक्ति विशेष से इश्क था, हमारी भाभी से, उन्हें देश से इश्क है। वाह क्या, और मोदी जी को नहीं है, मोदी जी को भी देश से इश्क है, तभी हम वो तो ऐसा ना, मोदी जी को देश से इश्क है, हम इस बात को मानते हैं। इस बात को लेकर के हम बिल्कुल भाजपा वालों के तरीके से नहीं कि वो गद्दार हैं या ये है, कुछ नहीं। लेकिन आप एक चीज देखिए, अमेरिका के सामने दबे क्यों? आप हमें बताइए। मैं अब आपको एक बात बताता हूं, बड़ा खुलासा करता हूं आपके चैनल पे। पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने एक ऑरा बना रखा था कि मैं अमेरिका का, क्या नाम, अमेरिका हमारा मित्र है, मैं बराक से बराक तू तड़ाक करके बात करता हूं, डोनाल्ड ट्रंप मेरा व्यक्तिगत मित्र है, 83 देशों में मैं घूमा हूं, 126 विदेश यात्राएं की है मैंने, सारे के सारे मेरी दुनिया मेरी दोस्त है, और अमेरिका तो मेरे कहने से ही चलता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का एक ट्वीट, उसने इस सारे इनके ऑरा का गुब्बारा में पिन लगा करके गुब्बारा फोड़ दिया। अमेरिका ने कभी नहीं कहा कि वो हिंदुस्तान का मित्र है। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी नहीं कहा कि वो नरेंद्र मोदी जी के क्या नाम, गले पड़े हुए मित्र हैं। हिंदुस्तान में भाजपा ने अपने भक्तों के बीच में जो एक ऑरा फैलाया था, उस ऑरे को बस्ट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। आज की डेट में आप तो विदेश से होकर आए, वहां पर भी ऐसी बातें हो रही होंगी। आप इस चीज को देखिए कि किसकी दोस्ती किसके साथ बता दिया उन्होंने कि 1 मिनट में कि तुम हमारे लिए कुछ नहीं हो, तुमको हमने सिर्फ चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए वो किया। आप बात समझिए। और चीन के राष्ट्रपति को 20-20 बार झूला झुलाना, अपने गांव का बताना, रिश्तेदारी निकालना, उन्होंने गलवान दे दिया था, उन्होंने डोकलाम दे दिया था। तो आप इस चीज को समझिए मेरी बात को, कि आज की डेट में हम दुनिया में जो बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकन प्रशासन ने, अमेरिका ने कभी नहीं कहा कि हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान की सरकार के का इस्तेमाल किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और इसके जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी जी की और उनकी सरकार की है, उन्हें जवाब देना होगा। सुरेन जी, ये तो खराब बात है कि आप अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा ना करें और अमेरिका के राष्ट्रपति भी करें। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, से एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई और बैठक में कहा कि कोई तीसरा पक्ष नहीं था, पाकिस्तान के कहने पर हमने ये सीज फायर किया। तो हम अमेरिका के राष्ट्रपति की बात माने या अपने प्रधानमंत्री की बात माने? प्रधानमंत्री एक चीज को क्लियर करे ना, कि आखिर वो कौन से कारण थे। क्या प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को बताया था कि हम 5 मिनट बाद 5 बजे सीज फायर करने जा रहे हैं? आखिर ऐसा हुआ क्या था कि 5 मिनट के, मतलब उनके ट्वीट आने के 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद सीज फायर हो गया था? नंबर एक। नंबर दो, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्रियों को बराबर तौल रहे हैं कि बोथ आर ग्रेट नेशन, बोथ हैव अ ग्रेट लीडर। क्या शहबाज शरीफ, जो वहां की सेना का कठपुतली प्रधानमंत्री है, हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री के बराबर खड़ा हो गया? आप बताइए मुझे। और एक बार नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने 8 बार अलग अलग, अभी लेटेस्ट साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में, उससे पहले फॉक्स न्यूज से, उससे पहले सीएनएन, उसके बाद उससे पहले दोहा में, उससे पहले कतर में, सॉरी दोहा में, उससे पहले सऊदी अरब में, आप बताइए, लगातार उसने कहा कि मैंने न्यूक्लियर वॉर रुकवाई, मैंने दोनों से कहा लेट्स डू ट्रेड। कौन सी ट्रेड भाई? आप बताओ, कौन सी ट्रेड आपने करा दी? टैरिफ लगा करके ट्रेड बता रहे हो, टिम कुक को कह रहे हो कि 6 लाख नौकरियां हिंदुस्तान की खत्म करो, हमारे यहाँ 6 लाख नौकरियां दो, और प्रधानमंत्री जी के मुंह में दही जमी हुई है। वो एनडीए के शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक बयान नहीं दिया। सीधे कहना कि डोनाल्ड ट्रंप की क्या हिम्मत है, क्या हैसियत है, हमारा सीज फायर कराएगा, द्विपक्षीय मामला है, एक बार कहें। जयशंकर जे कह रहे हैं, कि नहीं उन्होंने बात तो की थी, बात बहुत लोगों ने की थी। डायल्यूट क्यों कर रहे हो आप बात को? भाई जब हम एडवांटेज की पोजीशन में, इंदिरा गांधी जी भी तो 71 में यही था ना, कि 7वां बेड़ा आ रहा है, निक्सन ने कहा, इंदिरा जी ने कहा 7वां हो चाहे 70वां हो, बांग्लादेश बन के रहेगा। आज की डेट में इंदिरा जी से सीखे नरेंद्र मोदी जी, हम सैल्यूट करना चाहते हैं मोदी जी को। अगर इन्होंने पीओके ले लिया होता तो हम और आप दोनों उनके प्रशस्ति गान कर रहे होते। तो आप तो मजे ले तो सवाल रहे तो हैं, हम, जी आप लोग मजे ले तो रहे हैं, वो मीम बना के सोशल मीडिया में, नरेंद्र तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, इंदिरा गांधी मोदी को कह रही हैं, आप प्रधानमंत्री का आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं।
सर प्रधानमंत्री की शुरुआत किसने करी और ये मौका किसने दिया? किसने पूछा था कि धर्म पूछ कर क्या नाम है, जाति पूछ कर नहीं धर्म पूछ कर मारा? वो मीम आपके सबके सामने था। राहुल गांधी के ऊपर कर्नाटका बीजेपी का हमला सबके सामने था। आप बताइए। उसके बाद क्या नाम वो कौन है, वो मुनीर है वहां का, आसिफ मुनीर ना जर्नल, उसके साथ क्या नाम राहुल गांधी जी का फोटो किसने किया? हमने किया क्या? और हमने अगर पलट करके जरा सा वो कर दिया तो सारी जहां में हम लोगों को बदनामी हो गई। तो ये मसला देखिए, आप अगर अपनी तरफ से ये काम करेंगे तो आपके ऊपर कितना हमला होगा सोच लीजिए। हमारे कांग्रेस वालों के पास शर्म करने के लिए कोई इतिहास नहीं। हमारे नेताओं को आप झूठा बदनाम करते हैं, लेकिन भाजपा के पास शर्म करने वाला ही इतिहास है। अगर उन्होंने हमारे नेताओं के बारे में झूठी बयानबाजी की तो हम उनके नेताओं के बारे में सच्ची बयानबाजी करेंगे। कहीं ये मुंह बढ़िया है। दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये बढ़िया है, एक दूसरे के ऊपर आप लोग इस तरह लैग पुलिंग कर रहे होंगे, लेकिन उन मोदी जी भी आपका दिल बहुत दुखाते हैं। शशि थरूर आजकल उनकी तारीफ करने में जुटे हुए हैं। एमपी आपके जो बीजेपी चाह रही है वो बोल रहे हैं, ये कांग्रेस अरे तो कहां से? एक एक चीज जान लीजिए कि आप बताओ, उधार के सिंदूर से लोग सुहागन बनना चाह रहे हैं। पूरी भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, अमेरिका भेजने के लिए उसे और कोई सांसद नहीं मिला, हमारे ही थरूर मिला, है ना। और उसने भी अमेरिका में जाकर के जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने भी अभी दुबई में वो अरे की। जी, ठीक, आप देखो सर्वदलीय प्रतिनिधि वहां शशि थरूर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जितनी खरी खरी शशि थरूर ने डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को सुनाई, जिस तरीके से शशि थरूर ने कहा कि चार चार राष्ट्रपतियों के साथ अमेरिका के मैंने काम किया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसा मैंने नहीं देखा। विजनरी नहीं, विजन ही नहीं है। आप बात समझो, उसका अगर 10% भी प्रधानमंत्री जी बोल देते तो पूरी दुनिया वाह वाह कर रही होती, पीओके हमारे पास होता। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि शशि थरूर, उधार के सिंदूर से कभी भी कोई सुहागिन नहीं बनता है। भाजपा वालों, एक चीज समझ लो, ना तो उधार का सिंदूर लो, ना उधार का बाप लो। कभी आप आप पटेल जी को अपना बाप बनाने लगते हो, कभी डोनाल्ड ट्रंप को बनाने लगते हो, कभी क्या नाम गांधी जी को बनाने लगते हो, ठीक है ना। तो अरे भाई, अपना अपने पितृ पुरुष लाओ ना। अगर लाओगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो हम पूछ लेंगे कि भाई फजलुल हक की मिनिस्ट्री में, मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री में वो प्रधानमंत्री, क्या नाम ये थे, मुख्यमंत्री। हम पूछ लेंगे उन्हीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जवाहर के इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि अगर तुमने दोबारा कलकत्ता में कोई सभा की सांप्रदायिकता की तो जूतों से मारूंगा। आप बात समझो ना। तो अपने पितृ पुरुष लाने की जगह हमारे पितृ पुरुष उधार लेते हो। ले लो, शशि थरूर भी आपने ले लिया, देश के लिए शशि थरूर आगे भी काम करेंगे। असल में है क्या कि मोदी जी ने आपको दिल दुखाया, इसलिए दिल दुखाया कि वो मोदी जी तो बाकायदा क्या क्या है कि ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप हमारे दोस्त हैं, और सारे हम्म, बीजेपी के लोगों ने हवन पूजा की थी और खुशी जी के लड्डू बांटे जब ट्रंप आ गए। अब आपको लग रहा है ट्रंप आपको तो लिफ्ट देते नहीं है, मोदी जी के दोस्त है, तो आप लोग ट्रंप के पीछे पड़ गए। वही 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 तो एक पुराना आपको याद होगा ना, एक एड आता था कि पापा पापा आए हमारे लिए क्या लाए। याद है आपको? कि राजू के लिए डोरा बनियान, फलाने के लिए डोरा कच्चा फलाने के लिए, है याद हो आपको? याद है। तो आज की डेट में भाजपाइयों की हालत वही हो गई कि ट्रंप को पापा पापा आए हमारे लिए क्या लाए, तो उसने कहा बस तुम्हारे लिए सीज फायर लाए, सीज फायर करो। लेकिन आप कर कुछ दिया। भी कह दीजिए सुरेंद्र जी, कुछ भी कह दीजिए, बिहार का चुनाव सिर पर है, और बिहार का चुनाव कम से कम पाकिस्तान की फतेह, इस तरह जिस तरह बड़े बड़े टीवी चैनलों जिनको आप गोदी मीडिया कहते हैं उन्होंने दिखाया, उन सबके स्क्रीनशॉट लोगों के व्हाट्सएप पे आने लगे हैं कि देखो भैया, ऐसा तो नहीं है कि संजय शर्मा और सुरेंद्र राजपूत ही सच बोल रहे हैं। ये आज तक, ये एबीवीपी और तमाम ऐसे चैनल ये दिखा रहे हैं कि हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया और इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, तो गलत थोड़ी है बोल रहे होंगे। ये बात जब बिहार के गांव-गांव में फैलाई जाएगी और टीवी की कटिंग होगी, तो कांग्रेस के पास में कोई विकल्प है कि किस तरह झूठ का मुकाबला करेंगे? देखो, पूरी दुनिया में बिहार ने ग्राम स्वराज्य दिया, पंचायत दी, लोकतंत्र कहीं से अगर शुरू हुआ है तो बिहार की धरती से हुआ। आपको भी याद है संजय भाई, ऐसा तो है नहीं ऐतिहासिक रूप से। तो बिहार में आदमी के पास पैसा भले ही ना हो, राजनीतिक समझ सबसे ज्यादा है।
वो आज की डेट में ये पूछ रहा है वहां पर कि भैया अगर आज तक वालों ने वो क्या नाम लाहौर जीत लिया है तो वहां ऑफिस काहे नहीं खोले। अगर ये जो चैनल नोएडा से उठ करके क्या नाम चाहे वो अर्णव हो, चाहे वो न्यूज 18 वाले हों, चाहे वो सब हों, अगर इन्होंने कराची में दफ्तर खोल लिया हो, लाहौर में, रावलपिंडी में, क्या नाम कहीं अगर खोल इस्लामाबाद में खोल लिया होगा तो लोग मानेंगे, और नहीं तो कहेंगे साहब भक बुड़बक हैं, झूठे हैं, झूठा बताते हैं। आप बात समझिए। अगर हमको पीओके काहे नहीं लाए भाई, हमारा कश्मीर जब हमारा है तो काहे नहीं लेकर के आए, बलूचिस्तान को काहे नहीं आजाद कराए। तो मैं एक चीज तो ये होगी कि इनके झूठ का पर्दा तो हमारी जनता और आप जैसे प्रबुद्ध चैनल, जो आपके जो इन लोगों का चैनल है ये तो देखा जाता है एक क्लास में, और आपके चैनल देखे जाते हैं मास में। आज की डेट में मैं आपको बताऊं, आपका हो गया, आपके और साथियों का हो गया, आपके चैनल पर नाम अगर आप कहेंगे तो मैं ले दूंगा, लेकिन मैं आप ही के चैनल की, लेकिन आपके जो वैचारिकी के लोग हैं जो जनता को सत्य और तथ्य दिखाते हैं, उन सब का चैनल लोगों के दिलों में राज कर रहा है, लोगों के मोबाइल पर है। वो लगातार आपसे लोग सिफारिश लगाते हैं कि हमारा एक इंटरव्यू ले लो भाई। आप बात समझो क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो गांव गांव तक पहुंचते हैं, पांव पांव पहुंचते हैं, नगर नगर पहुंचते हैं, डगर डगर पहुंचते हैं, लोगों के दिलों में राज करते हैं। और आज अगर मेन स्ट्रीम मीडिया के तमाम चैनलों को ले लीजिए तो उनमें सिर्फ उनको सर्कस देखनी होती है। हम भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उस क्या नाम उसमें है, ऐसा हम बिल्कुल ये नहीं करते, लेकिन वहां के जो एंकर्स हैं वो सर्कस दिखाने की कोशिश करते हैं। अगले वो बेशर्मी से जो है अगले दिन माफी भी नहीं मांगते हैं। तो बिहार के चुनाव के मुद्दे हैं जातीय जनगणना। राहुल गांधी जी की जातीय जनगणना पर बिहार का चुनाव होगा, मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं। अभी राहुल गांधी जी ने हम लोगों की वर्कशॉप ली थी। दुर्भाग्य से मैं यहाँ पर एक व्यक्तिगत बहुत जरूरी कार्यक्रम था, मैं नहीं जा पाया था, लेकिन हमारे 140 लोग वहां गए थे। राहुल जी का इंटरेक्टिव सेशन इतना शानदार सेशन था, उन्होंने एक एक बात हम लोगों से करी और हम लोगों का हौसला बढ़ाया। हम लोग कहा कि आप लोग बब्बर शेर हैं। जयराम रमेश जी से उन्होंने कहा भाई एक आधा अगर कभी ओवर स्टेपिंग कर जाए तो छोड़ दिया कीजिए। ये कितना बड़ा उन्होंने हौसला बढ़ाया था हमारा, मैं आपको आप समझ नहीं सकते कि इतना बड़ा हौसला राहुल गांधी जी ने जो बढ़ाया उससे हम लोग कृतार्थ हैं। तो बिहार का चुनाव मुद्दों पर होगा। बिहार का चुनाव नल पर, नील पर, कोल पर, भील पर, पिछड़े पर, आदिवासी पर, महिला पर, किसान पर, नौजवान पर होगा। बिहार का चुनाव झूठ पर नहीं होगा। बिहार का चुनाव बेरोजगारी पर होगा। बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी ने अपने 17 महीने के शासनकाल में 5 लाख से ज्यादा नौकरियां दे दी थी, चुनाव उस पर होगा। बिहार के चुनाव के मुद्दे जो है बिहार के होंगे। बिहार के चुनाव के मुद्दे भाजपा नहीं तय करेगी, बिहार की जनता तय करेगी। और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार तो कह रहा भाजपा ही हो गए, वो तो अपने अचेतावस्था में है लोग कहते हैं, और उनके सारी पार्टी पर कब्जा कर लिया है भाजपा ने, जिले जिले के मुख्यालय पर कब्जा भाजपा ने कर लिया। तो भाजपा से चुनाव होगा, भाजपा कहीं नहीं रहेगी, याद रखिएगा हमारी बात। चलिए देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी, आपने इतना मुझे समय दिया, इतनी बातचीत की, बहुत बहुत अरे आभार। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने दुबई से आते ही हमें याद किया। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो सुरेंद्र राजपूत, और मुझे यकीन है आपको ये बातचीत बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आए हो तो एक कमेंट करिए, मेरा हौसला बढ़ेगा। थैंक यू।